मेघवंशी जी की आत्मकथा मैं एक कार सेवक था के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी मुस्लिम फकीर सैलानी सरकार के ऊपर कि किस तरीके से और किन परिस्थितियों में भंवर मेघवंशी जी की उनसे मुलाकात हुई और पहली ही मुलाकात किस तरह एक प्रगाढ़ रिश्ते की शुरुआत बन गई और साथ ही सबब बनी डायमंड इंडिया पत्रिका के प्रकाशन की। तो अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का टॉपिक है टॉपिक 38, डायमंड इंडिया का प्रकाशन। सूफी दरवेश सरकार सैलानी से मुलाकात के बाद मैंने एक मासिक पत्रिका निकालने की योजना तो बना ली, लेकिन पैसा देने वाले लोग, कौन मदद करेगा? मैंने अपने सहयोगी शिक्षक साथियों से इस बारे में चर्चा की। एक दिन हम लोग मंडल पंचायत समिति में अपने एक मित्र लक्ष्मण जी की सरकारी आवास पर जमा हुए। 7 शुरुआती साथी कान सिंह राठौर, गिरधारी लाल गुर्जर, बलबीर सिंह गौड़, पारस लौहार, भैरूलाल शर्मा, चंपू सिंह मुंडावत और मैंने उन्हें जॉब छोड़ने और अब पत्रकारिता करने के उद्देश्य की जानकारी दी। उनसे सहयोग की अपेक्षा की। मेरे इन दोस्तों का मैं जीवन भर के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि आज जो कुछ भी हूँ उसमें इनका सहयोग अविस्मरणीय है। और आपने अक्सर रतन जी को भी कहते हुए सुना होगा कि कोई व्यक्ति अगर ये बात बोलता है कि वह सेल्फ मेड है तो वो गलत बोलता है। एक व्यक्ति के बनने में एक पूरा प्रोसेस होता है और बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, जिसमें न केवल उनके परिवार वाले बल्कि उनके दोस्त और यहाँ तक के विरोधी भी शामिल होते हैं। हमने एक कंपनी बनाई और उसके स्वामित्व में डायमंड इंडिया की शुरुआत करी। 13 और साथी भी इसमें जुड़े, जिनमें हरि सिंह भाटी, मेवाराम गुर्जर तथा मंजू शर्मा इत्यादि साथी प्रमुख थे। हमने तय किया कि ये पत्रिका जातिवाद, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार का विरोध करेगी तथा प्रेम, भाईचारे और मानवता का संदेश देगी। यह भी तय हुआ कि हम डायमंड इंडिया में किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं लेंगे और नशाखोरी, धार्मिक अंधविश्वास और कपोल कल्पित कहानियां भी नहीं छापेंगे। 14 जनवरी 2001 वो तारीख है जब डायमंड इंडिया का पहला अंक प्रकाशित हुआ। शुरू में लोगों को लगा कि ये कोई हीरा पन्ना विक्रेताओं की पत्रिका है, बिल्कुल व्यावसायिक नाम, लेकिन अंदर सारी सामग्री बाजार और बाजारीकरण के खिलाफ। हमें जल्दी ही लोकप्रियता हासिल हो गई। हमारी टीम के सहज और देशज बोलचाल की भाषा में लेखन को लोगों ने पसंद किया। हमने कई खोजपरक रिपोर्टें छापी। घटनाओं परिघटनाओं को दूसरे नजरिए से देखने की तीसरी दृष्टि को जनता ने हाथों हाथ लिया। लोग कहते थे कि जब वे डायमंड इंडिया पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि वे हमसे बातें कर रहे हैं। हमने छोटे छोटे गांव तक इसे पहुंचाया, यहाँ भी संघ परिवार से पंगा बरकरार रहा। राजस्थान में आरएसएस का प्रमुख पत्र पाथेकरण गांव-गांव पहुंचता है। उसमें संघ अपनी विचारधारा के अनुसार सारा प्रोपेगेंडा जन जन तक पहुंचाने में सफल रहता है। किसी ने भी उसको एनकाउंटर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन डायमंड इंडिया ने यह करना शुरू किया। तो इस आत्मकथा में हमने कई सारी चीजें जानी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आरएसएस ने अपने लिटरेचर के जरिए लोगों में अपनी गहरी पैठ करी है। तो लिखना पढ़ना कितना जरूरी है ये इसी बात से पता चलता है कि यदि हमारे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, नई विचारधारा सामने कैसे आएगी और काउंटर आर्ग्यूमेंट फिर कैसे डेवलप होंगे। किसी चीज का काउंटर आर्ग्यूमेंट देने के लिए आपको उस चीज की समझ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और उस समझ के लिए पढ़ना लिखना भी बहुत जरूरी है। तो पढ़ाई लिखाई की इम्पोर्टेंस हम लगातार इन लिटरेचर्स के जरिए देखते आ रहे हैं। लोगों के पास अब दोनों तरह की आवाजें पहुंच रही थी। इसे एक विकल्प के रूप में भी स्वीकार किया जा रहा था। हमने सांप्रदायिकता और जातिवाद पर चोट करने में कभी कोताही नहीं बरती। पत्रिका की मांग लगातार बढ़ रही थी। हम उत्साहित थे। हमने डायमंड कैसेट्स नाम से एक ऑडियो डिवीजन भी खोल लिया। उस वक्त तक कैसेट्स का बड़ा जोर था। लोग टेप रिकॉर्डर्स के जरिए इन्हें सुनते सुनाते थे। तो जो लोग 90 के दशक जिन्होंने देखा होगा उन्हें जरूर समझ में आ रहा होगा कि कैसेट्स किस टाइप की थी। आजकल तो आईपॉड और ना जाने क्या क्या चीजें हैं। लोगों को शायद ही बच्चों को कैसेट्स के बारे में पता हो कि वो कैसे होती थी और कैसे चलती थी। उस
वक्त तक कैसेट्स का बड़ा जोर था। लोग टेप रिकॉर्डर्स के जरिए इन्हें सुनते सुनाते थे। हमारा पहला कैसेट निकला भारत पुत्रों जागो। यह एक लंबा भाषण था जो मैंने आरएसएस और अन्य हिंदू एवं मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ दलित आदिवासी युवाओं के एक कैडर कैंप में दिया था। निसंदेह मेरा भाषण काफी उत्तेजक और भड़काऊ किस्म का था। इसके आगे विद इन ब्रैकेट्स में वो बोल रहे हैं, मैं भी क्या करूं, संघ से मिले कट्टरता के संस्कार मेरा आज तक पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वे लिख रहे हैं भंवर मेघवंशी जी, वो ये कि हिंदू कट्टरपंथियों के साथ साथ उन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथियों को भी टारगेट किया। कट्टरता किसी भी विचारधारा की हो वो खराब होती है, फिर चाहे वो विचारधारा अम्बेडकरवादी विचारधारा ही क्यों ना हो। यदि आप कट्टर होते हैं तो आप अपनी ही विचारधारा को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग कट्टर नहीं होते हैं, ये दूसरों की विचारधारा की रिस्पेक्ट भी करनी आनी चाहिए। जो जिसमें अच्छी चीज है उसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए हमारे अंदर। इस भाषण के कैसेट ने काफी हंगामा मचाया। ये वह दौर था जब संघ परिवार द्वारा देश भर में घुमा घुमा कर विश्वमन कर रही 2 महिला साध्वियों के भाषण काफी तहलका मचाए हुए थे। मेरे भाषण को उनका जवाब माना गया। मजेदार स्थितियां यह भी थीं कि बहुत सारे चौराहों पर एक तरफ फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी रितंभरा और उमा भारती के कैसेट्स चीखते थे तो दूसरी तरफ पान के कैबिनों पर मेरे कैसेट चिल्लाता था। थक हार कर संघ समर्थकों ने अपने कैसेट्स वापस ले लिए तो मेरे समर्थकों ने भी मेरा भाषण भारत पुत्रों जागो बजाना बंद कर दिया। तो यदि आप किसी चीज का काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं प्रस्तुत करेंगे तो जो लोग विचारधारा को हाईजैक कर रहे हैं वो तो अपना काम कर ही रहेंगे। वैसे यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि आरएसएस की अपने विचारधारा के प्रति ईमानदारी हमें भी सीखनी चाहिए कि किस तरीके से अपनी विचारधारा के प्रति ईमानदार होकर कांस्टेंट काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-4 किताबें छप गई हैं तो आप खुश होकर थक कर बैठ जाएं। नहीं, लगातार काम करना पड़ता है और आने वाली नस्लों को नर्चर भी साथ साथ करना पड़ता है। इस तरह हमने उग्रपंथी तत्वों को उन्हीं की जुबान और भाषा शैली में जवाब दिया। डायमंड इंडिया के जरिए हम मुद्रित अक्षरों के जरिए लड़ाई पहले ही छेड़े हुए थे। मेरी बाकी के साथियों को विचारधारा इत्यादि से ज्यादा मतलब नहीं था। वे तो लोगों द्वारा मिल रहे रिस्पॉन्स से ही बेहद खुश थे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि सिर्फ खुश नहीं होना है और उसी खुशी के चलते ये नहीं सोचना है कि चलो हमारा काम हो गया। एक वक्त यदि आपका काम हो भी गया, आपका पलड़ा भारी हो भी गया, तो उस पलड़े को भारी रखने के लिए लगातार काम करते रहना पड़ता है और ये हमें आरएसएस से सीखने की जरूरत है। मगर ये खुशी अस्थायी साबित हुई। आरएसएस का जाल इतना फैला हुआ है कि उनका कई बार तो अंदाजा लगाना ही कठिन हो जाता है। अब तक उन्होंने मेरी हरकतों को या तो नजरअंदाज किया था अथवा उन पर छोटी मोटी प्रतिक्रियाएं ही दी थी, लेकिन इस बार उन्होंने संगठित वार किया। उन्हें मालूम था कि डायमंड इंडिया का पूरा समूह सरकारी नौकरी पेशा लोगों का है, इसलिए उन्होंने हमारे बाकी साथियों को पकड़ना प्रारंभ किया। चूंकि मैं नौकरी छोड़ चुका था, शेष सभी सरकारी सेवा में थे, इसलिए चिंता होना स्वाभाविक ही था। आने वाला समय उनके लिए मुश्किलात भरा हो सकता था। यही सोचकर हमने तय किया कि पैसा तो सभी साथियों का लगा रहेगा, लेकिन नाम हटाए जाएंगे ताकि उन पर कोई विपत्ति ना आ पड़े। तो यदि आपको नहीं हरा पाते हैं तो आपके आसपास के लोगों के ऊपर फिर वो वार करते हैं। तो किस तरीके से, मैंने पहले ही कहा कि कहाँ कहाँ पैठ है, कहाँ कहाँ तक पहुंचा, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। अब डायमंड इंडिया की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही आ गई, लेकिन बाकी साथी भी गाहे बहगाहे मदद कर देते थे। दूसरी तरफ संघ परिवार के लोग हमारे प्रकाशन के खिलाफ जगह जगह आग उगलने लग गए थे। वे लोगों को सदस्य नहीं बनने के लिए भड़काते रहते थे। उनका एक ही उद्देश्य था कि किसी तरह ये पत्रिका बंद हो जाए। आगे का समय डायमंड इंडिया के लिए काफी कष्टप्रद साबित होता जा रहा था। अब संघी हमारे विचारों की हत्या करने पर उतारू हो गए थे। हमारे खिलाफ ऐसे दुष्प्रचार किया गया कि उसका जवाब देते देते हमारी जान निकलने लगी। तो मुट्ठी भर लोग
जो काम कर रहे हैं वो बहुत चुनौतीपूर्ण है, ये मैंने पहले भी कहा था। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन से टकराना, उनकी कहां तक पहुंच है, कहां तक पैठ है, ये जाने बगैर जो ऊपर दिखता है संघ, वो तो सिर्फ जिसे हम कहते हैं ना टिप ऑफ आइसबर्ग जैसा है, जिससे टाइटैनिक टकरा के पूरा ढह गया था। तो ऐसी आइसबर्ग से लोग टकरा रहे हैं, मुट्ठी भर लोग, तो इसलिए उनका सम्मान करना आना चाहिए समाज को भी। इसी ऊहापोह में अप्रैल का महीना आ गया। इस माह का अंक निकालकर मैंने भीलवाड़ा स्थित ऑफिस में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। राजस्थान पत्रिका में एक खबर छपी थी कि राजसमंद की जनावद ग्राम पंचायत में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने एक जन सुनवाई आयोजित की है, जिसमें लाखों रुपए का घोटाला ग्रामीण विकास के कामों में उजागर हुआ है। मुझे जन सुनवाई की इस अद्भुत तकनीक के बारे में और भी जानने की इच्छा पैदा हुई। खबर के मुताबिक अगले दिन ब्यावर के सुभाष गार्डन में सूचना के अधिकार पर पहला राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा था। मैंने इसमें जाने का फैसला किया। दूसरे दिन अल सुबह वहां जाने के लिए निकल पड़ा। तो आज का ये एपिसोड यहीं विराम देते हैं। इस पूरे टॉपिक के ऊपर मंथन होना चाहिए कि किस तरीके से विचारधारा काम करती है। यदि आप कुछ समाज में लौटाना भी चाहें, पे बैक टू सोसाइटी भी करना चाहें, तो किस तरीके से किन किन अड़चनों को आपको फेस करना पड़ता है। अम्बेडकर नामा को भी लेके बहुत सारा दुष्प्रचार किया जाता है, और सबसे मजे की बात तो यह है कि इसमें ऐसा नहीं है कि संघ के लोग शामिल हैं, बहुत सारे बहुजन लोग भी शामिल हैं। तरह तरह के आरोप लगते हैं। संघी हैं तो वो कहेंगे कि मुस्लिम संगठनों से पैसा आ रहा है, और बहुजनवादी हैं तो वो कहेंगे कि कांग्रेस पैसा दे रही है, पीएफआई है, ना जाने क्या क्या। और यहाँ पर खड़े होकर काम करके देखिए। मैं आप लोगों को इनवाइट करती हूँ कि यहाँ आइए और एक बार हमारी जगह पर अपने आप को रख कर काम कर देखिए, तब पता चलेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो कितना चुनौतीपूर्ण काम है। बहुत सारे वीडियोस की मोनेटाइजेशन रोक दिए जाते हैं जनेऊ लीला के चलते, और लगातार अपील करने के बावजूद अपील्स रिजेक्ट हो जाती हैं। तो जिन्हें लगता है कि बहुत सारा पैसा आ रहा है, अंबेडकर नामा पैसा कमाने के लिए किया गया काम है, तो ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे वीडियोस के मोनेटाइजेशन रोक दिए जाते हैं क्योंकि हर जगह संघ की पैठ है। हर महत्वपूर्ण पोजीशन पर उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं और मनमाने डिसीजन लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत नोटों की बरसात हो रही है। यहाँ पे काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। बहुत सारा पैसा कई बार अपनी जेब से भी लगता है। समाज का सहयोग समय समय पर मिलता रहा है, लेकिन वो सब सहयोग जो है सामाजिक कार्यों के लिए ही अंबेडकर नामा ने लिया है, अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं। ये मैं आज क्लियर कर देना चाहती हूँ आप लोगों को। तो इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोस को स्प्रेड करना भी ना भूलें। धन्यवाद।